नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड होता है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश यादव ने इन बातों पर अमल करते हुए अपने महाविद्यालय में 5 से 6 स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्होंने बच्चों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि कैसे स्वस्थ रहा जाए और कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण किया जाए। इन कार्यों के लिए डॉक्टर मोहम्मद अली का भी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने इन संगठनों को कॉलेज परिसर तक लाने में सफलता हासिल की। साथ ही सारे शिक्षकगणों बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरी अपने लगन और मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया और उतने ही धन्यवाद के पात्र वहाँ के विद्यार्थी भी हैं जिन लोगों ने धैर्य के साथ प्रतिनिधियों के बातों को सुना और समझने की कोशिश किया कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है। मुक्ता चैरिटेबल फंड के लोगों ने बताया कि एड्स से कैसे बचाव किया जाए। उन्होंने काउंसलिंग का भी व्यवस्था बताया कि किस तरह से वो काउंसलिंग करते हैं, कि अन्य बीमारियों में भी वो मदद करते हैं। वह मेधा फाउंडेशन के लोगों ने बताया कि किस तरह से आप अपने अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बातें बताई उन्होंने में, जिसमें रिज्यूमे बनाने से लेकर इंटरव्यू फेस करने तक की बातें बताई गई है ताकि लोग अपने जीवन में सफल हो सके। वहीं यूथ ड्रीम के लोगों ने बताया कि देश में लगभग 1000 से ऊपर स्कॉलरशिप मिलता है, जबकि हम लोग 2-3 ही स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपया हर साल बच्चों में बांटने की बात होती है, लेकिन उसमें से मात्र 30% पैसे ही बच्चों के पास जाते हैं, बाकी के 70 पैसे फिर से लौट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से बच्चे जो हैं इन स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनमें वह मदद करेंगे। इसी तरह की और भी कई संस्थाएं थी जो बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शिक्षा से संबंधी बातें कही। आइए मैं सभी लोगों की बातें आपको सुनवाता हूं, बिना काट छाट के पूरी बातें सुनिए और समझिए कि उन्होंने क्या क्या आपके लिए कहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये ज्ञान की बातें आपको सुननी चाहिए। अतिथियों का और हम अपने प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करें। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय बख्तियारपुर की ओर से मंचासीन अपने अतिथियों और अपने प्रिय विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा इस समय देश में, दुनिया में सबसे अधिक चुनौती है हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और उसी कड़ी में हम HIV एड्स को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें सर डॉक्टर मोहम्मद अली अपना स्थान ग्रहण करें। और इस स्थिति में यदि युवा हमारा जागरूक होगा तो हम स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तभी परिवार स्वस्थ होगा, तभी समाज स्वस्थ होगा, तभी हमारा देश भी एक हेल्दी अपना एक कंट्री बन पाएगा। और HIV एड्स के मामले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित हैं और हमारे अतिथि भी हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हम छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार से HIV खतरनाक होता है। वो तो आप पेपर पिन देखते हो और उसका जो हेड का पोर्शन होता है बहुत छोटी सी उसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोन का, लेकिन उसका जो कार्यशैली है वो किसी अजगर से कम नहीं है। जब वो किसी परिवार पर हमला करता है तो वो अजगर के तरफ पूरे परिवार को निगल जाता है। उसकी संरचना देखोगे तो आप उम्मीद नहीं करोगे कि ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से HIV पावरफुल हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे हम एक उदाहरण से आपको बताऊं
कि जैसे हमारा देश का सेना का हेडक्वार्टर है, सेना के हेडक्वार्टर को यदि मैं अपने चीफ को, थल सेना अध्यक्ष को अपने कब्जे में ले लूं और देश की पूरी सेना हमारे कब्जे में स्वतः आ आएगी यदि उनको हम किडनैप कर लूं तो कहां पर? उनके हेडक्वार्टर में ही जाए। ये HIV वायरस उसी तरह से हमारे शरीर में 4 रूट से वो प्रवेश करता है। ये जो 4 रूट है वो प्रमुख रूप से जो 4 रूट होते हैं, एक आपका होता है HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा आपका रूट है उसका HIV संक्रमित व्यक्ति से दूषित रक्त चढ़ाने से। और तीसरा आपका होता है HIV संक्रमित महिला से उसके होने वाले शिशु को। और चौथा जो रूट होता है HIV का हमारे शरीर में प्रवेश करने का, वो होता है HIV संक्रमित व्यक्ति के दूषित इंजेक्शन के आदान प्रदान से। ये 4 रूट से HIV हमारे शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे प्रतिरोधक क्षमता पर वो हमला करता है। डायरेक्ट जाके वो हमला भी नहीं करता है, बहुत होशियार है, बहुत धूर्त है, बहुत खतरनाक आतंकवादी भी है। वो करता क्या है? बहुत होशियारी से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में कई तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। जब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे तो बेहतर समझते होंगे और आगे भी आप पढ़ना तो देखना, मेरा काम है थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बात बताना। तो वहां पर प्रवेश करने के बाद अलार्म सिग्नल होता है। जैसे आप सेना में कोई व्यक्ति इन करेगा, कोई भी अनजान व्यक्ति, तो सेना को अंदर से पता चल जाएगा कि हेडक्वार्टर में कौन इन किया है। यदि उसी अलार्म सिग्नल को यदि हम बंद कर दें, कंट्रोल में ले लें और हम अपने आदमी को आसानी से अंदर प्रवेश करा सकते हैं। और जब हम HIV वही काम करता है, वो अपने सिग्नल को कमजोर करके वो अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये खतरनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि एक वायरस 2 वायरस मल्टीप्लाई करता है तेजी से। वो अपना 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बहुत तेजी से वो अपनी एक सेना तैयार कर लेता है। और सेना तैयार करने के बाद वो पूरी तरह से हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद किसी को बुखार हो, किसी को डायरिया हो, किसी को खांसी हो, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो, तो वो उसको ठीक नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेना है WBC, हमारी सेना है, हम जानते हैं रक्त के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC तो हमारा ऑक्सीजन को वहन करता है, लेकिन WBC सेना है। और प्लेटलेट्स हमारे ब्लीडिंग को, जो रक्त की जो ब्लीडिंग होती है उसको वो क्लॉटिंग करने में मदद करता है। WBC पर जब कब्जा कर ले, जब हमारा देश का सेना किसी आतंकवादी के कब्जे में आ जाए, तो हम जैसे वो चाहेगा उसी तरह से उसका शरीर भी काम करने लगता है। ये खतरनाक उसका रूट होता है। जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो वो विंडो पीरियड में होता है। विंडो पीरियड का मतलब वो पीरियड जहां पर वो प्रवेश करने के बाद 3 से लेकर 6 सप्ताह तक रक्त की जांच होने के बावजूद भी कोई डॉक्टर भी उसको पहचान नहीं पाता है कि उसमें HIV है या नहीं है। क्योंकि HIV यदि होगा तो पॉजिटिव होगा उसके एंटीबॉडी, लेकिन वो निगेटिव पाया जाता है। लेकिन अलग बात है कि अब एंटीजन का भी जांच होता है, एक नवजात शिशु का भी जांच हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो प्रवेश करने के बाद हम सबको भी नहीं पता चल पाता। एक हेल्दी व्यक्ति, हमारे आपके बीच में HIV एड्स का कोई भी मरीज भी होगा तो हमारे आपके तरह ही होगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अलग से आप सिम्टम्स देखोगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा उसकी कमजोर HIV एड्स किसके माध्यम से प्रवेश करता है? हमारे युवाओं के माध्यम से। इसलिए इस युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमारा समाज संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवार की तरफ है। हम छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ है, गांव से हम शहरों की तरफ जाते हैं। हमारा उतना बिहेवियरल स्किल्स नहीं होता है जो हम अपने पीयर प्रेशर का भी तनाव झेल सके। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं
कहीं ना कहीं हमारी बिहेवियरल स्किल्स कमजोर होती है और हम HIV को निमंत्रण दे देते हैं। और ऐसी स्थिति में कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। आगे आ जाए सर। मैम आप आ जाइए। डॉक्टर ज्योति मैम आई हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत है। ये हिस्ट्री विभाग की डायनेमिक हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं और अपने डायनेमिक अप्रोच से ही ये हम सबको बीच में हम सबको भी समय समय पर एक हेल्दी डिस्कशन का वातावरण तैयार करती है, जहां से हम लोग एक अच्छा आउटपुट लेकर आप ही के हित में काम करते हैं। हम HIV पर थे, युवाओं को सबसे ज्यादा टारगेट बनाती है। 18 साल से लेकर 35 साल का युवा बहुत तेजी से उसके चपेट में आ जाता है। क्यों आता है? दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रक्त। हर ब्लड बैंक में, कहीं भी ब्लड बैंक आप जाओगे तो वहां पर HIV एड्स का काउंसलर जरूर अब मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे घरों में आज भी है, समाज में उतनी जागरूकता नहीं है रक्तदान की। हमारे घर में अपना भाई, सगा संबंधी, माँ आदि एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हमारे पास बहुत पैसा है तो हम कहेंगे चलो कितना खर्च होगा हम देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अपना रक्त नहीं देना चाहता है, वो रक्त खरीदना चाहता है। कभी आप दिमाग लगा के सोचो कि इस धरती पर कोई लैब अभी तक नहीं बना जहां की मानव का रक्त बन सके। मानव का रक्त तो मानव से ही मिलेगा, तुम खरीदोगे तो कौन तुमको देगा? जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो बेचेगा, जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर है वो बेचेगा। प्रोफेशनल ब्लड डोनर का मतलब एक दो तरह के ब्लड डोनर होते हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनर और प्रोफेशनल ब्लड डोनर। अभी रक्त बैंक का, अभी यहाँ पर रक्त का जो है रक्तदान का कैंप लगे और आप आके स्वतः अपना रक्तदान करें तो वो वॉलंटरी ब्लड डोनर है। लेकिन मार्केट में जाकर हम किसी गैर लाइसेंसी ब्लड बैंक से ब्लड लें तो गैर लाइसेंसी ब्लड बैंक क्या जादू से रक्त लाएगा? नहीं, उसके यहाँ एजेंट के रूप में नशा करने वाले ऐसे वर्ग होते हैं, प्रोफेशनल सेक्स वर्कर होते हैं, उनके क्लाइंट होते हैं, जो उनके माध्यम से उनको रक्त मिलता है। और हो सकता है वही रक्त जो हम खरीद के ले जाते हैं अपने सगे संबंधियों के लिए, उसी रक्त में HIV हो और हम अपने परिवार को एक बीमारी से तो वो जूझ रहे हैं, लेकिन हम उनको एक तोहफा भी जाने अनजाने में दे देते हैं। इसलिए रक्त कभी भी जरूरत पड़ने पर, किसी भी कीमत पर हमें गैर लाइसेंसी ब्लड बैंकों से नहीं लेना चाहिए। और प्री मैरिटल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा युवा सोचता है कि हमारे जितने ज्यादा रिलेशन बन जाए हम उतना ही एडवांस हो जाए। तो एडवांस बनने के चक्कर में हम कई बार पीयर प्रेशर को भी झेल नहीं पाते हैं। सपोज देखिए, छोटा सा उदाहरण, चाय के दुकान पर हम गए, सिगरेट पीना शुरू किया, 4 दोस्त आया, कहा यार सिगरेट एक बार ले लो यार। हम हम बर्थडे के पार्टी में गए, दोस्त वहां पर ड्रिंक ले रहा है, क्या यार अब मेरा आज बर्थडे है तुम नहीं पिएगा क्या? यही दोस्ती है? ये पीयर प्रेशर है। हमने एक बार ले लिया, 4 दोस्त ने एक बार आप इसके यहाँ पियोगे, दूसरे जगह जाओगे वो भी कहेगा रोहित के यहाँ पिया था और सुमन के यहाँ नहीं पियोगे, आज मेरे यहाँ पिया। इसके कारण क्या होता है? ड्रिंक लेने से, नशा लेने से हमारा मेंटल प्रोसेस में एक चेंज आती है और हमें ज्ञान नहीं रहता कि हम क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है हम कोई गलत कदम उठा लें, हो सकता है हम किसी प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशनशिप में आ जाएं, हो सकता है हम किसी तरह के नशा के चपेट में आ जाएं। आज पटना में जितना हमें जानकारी है, और अपना एक विद्यार्थी भी एक काम कर रहा है साइकोलॉजिस्ट के रूप में, हमें फीडबैक मिलता है कि पटना यूनिवर्सिटी और पटना बेल्ट में बहुत तेजी से युवा नशा का शिकार होता है। यही नशेड़ी जब घर से उसको पैसा नहीं मिलता है तो किसी गैर लाइसेंसी ब्लड बैंक में जाकर वो अपना खून भी बेचता है और वो खून बेचकर HIV को भी बांट रहा होता है। तो आपको जागरूक होना है। और HIV जब प्रवेश करता है तो विंडो पीरियड में रहता है, और विंडो पीरियड से निकल कर आता है तो साइलेंट इन्फेक्शन, साइलेंट सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और भारत में सर्वप्रथम 1986 में 1986 में चेन्नई में सबसे पहले HIV का केस मिला, जबकि दुनिया में सर्वप्रथम वो केस 1981 में अमेरिका में मिला था।
और तब से आज तक HIV एक घातक बीमारी के रूप में हम सब के बीच में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज में सबसे ज्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन उन्हीं के साथ होता है। वो जितना HIV से संघर्ष नहीं करते हैं उतना वो समाज और परिवार के द्वारा उनको अपमान भरी जिंदगी देखनी पड़ती है, जो कि रक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यौन संबंध 1000 बार बनने पर शायद 2% 3% ही संभावना रहती है कि HIV ट्रांसफर हो, लेकिन रक्त में 95 क्या 99% संभावना रहता है कि यदि ब्लड यदि एक्सचेंज हो रहा है तो आपका 99 से 100% का वो संभावना। आपको रक्तदान के लिए भी आगे आना है। टेक्निकल स्किल्स पर हमारे साथी हैं, टेक्निकल स्किल्स पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आज का युवा मोबाइल डिजिटल इंडिया तो बनाओ, लेकिन बिहेवियरल स्किल्स को भी साथ लेके चलो, नहीं तो कहीं के भी नहीं रह पाओगे। मोबाइल लैपटॉप तो साथ रह जाएगी, लेकिन कितने बीमारियों का आप शिकार हो जाओगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। यदि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है तो आपको अपने बिहेवियरल स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा, जो हमें अब घर से नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी परिवार एकल परिवार में हम सिर्फ सुख सुविधाओं तक ही फोकस हो जाते हैं। हमारे बीच में उतना संवाद नहीं हो पाता है। पति पत्नी जब दोनों जॉब में रहते हैं तो बच्चों की स्थिति आप देखो, बच्चों में वो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। पैसे तो आ जाते हैं लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। अमेरिका में यही कारण होता है कि जब माता पिता एडमिट होता है तो उसका संतान सूट बूट में अटैची लेके निकलता है कार से, एक गुलदस्ते की दुकान पर जाता है, गुलदस्ता लेता है, हॉस्पिटल का नाम पेशेंट का नाम लिखवाता है और दे देता है उसी एजेंट को कि जाओ हमारी माँ भर्ती है, उसको दे देना कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन इंडिया में क्या हमको आपको जानकारी होती तो सब काम छोड़कर हम अपने माता पिता के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या सगे संबंधी के लिए भी पहुंच जाते हैं। क्या आप यही अमेरिका चाहते हो? अमेरिका के अंदर अच्छाइयां भी हैं, लेकिन उस अच्छाइयों को हम ले नहीं पाते हैं। वो कठोर मेहनत करते हैं, वो अपनी पहचान सिफारिशों के द्वारा नहीं करवाते हैं। यहाँ पर तो एडमिशन में सिफारिश, प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के लिए सिफारिश, स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के लिए सिफारिश। ये सिफारिश भी एक वायरस की तरह है जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। इसके लिए केवल हमारा युवा ही नहीं, हमारा गार्जियन भी कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली जिम्मेदार होता है। हम गुरु भी जिम्मेदार होते हैं जो बच्चों को वो वातावरण नहीं दे पाते हैं जहां हमारा बच्चा तो बहुत ही एक सादे पेज की तरह होता है। उसमें तो जो इनपुट करोगे वो अपने माँ के गर्भ में आने से ही उसको इनपुट शुरू हो जाती है। सोशलाइजेशन हमारा कमजोर होता गया। यही कारण है कि बच्चे तो टेक्निकल रूप से बहुत हाई फाई हो जाते हैं, लेकिन बच्चे एक बिहेवियरल स्किल्स में बहुत पीछे छूट जाते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ हम अपने साथियों का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने युवाओं से उम्मीद करता हूं कि वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और HIV को दूर भगाएं। इसी संदर्भ के साथ मैं अपना वक्तव्य। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे जो परम आदरणीय प्राचार्य सर डॉक्टर अवधेश कुमार यादव सर को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि किस तरह से वो इस महाविद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त हर रोज हर कार्यक्रम, विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो छात्र हित में छात्रों को एक सफल व्यक्ति बनाने के उद्देश्य से, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मुझे किस तरीके से जॉब लेना है, लेकिन हमारा उद्देश्य समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनाना भी है। और वो व्यक्ति बनना मेरी समझ से हम किताब पढ़कर एक जॉब पा सकते हैं कंपटीशन की तैयारी करके, लेकिन एक सफल एक समाज का व्यक्ति बनने के लिए हमें तमाम तरीके के समाज के चीज़ों को समझना होगा। इन्हीं सब उद्देश्यों के तहत मैं संक्षेप में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आज जितने भी साथी हमारे इस सभागार में आए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूं और उन्हें आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता देना चाहता हूं। क्योंकि 1 दिसंबर जो कि सबको पता है एड्स दिवस के नाम से जाना जाता है, उसकी जागरूकता को लेकर ये कार्यक्रम है। और मुझसे पूर्व हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार झा सर जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने एड्स को लेकर जिस तरीके से जागरूकता को लेकर जो बातें बताई हैं
वो बहुत प्रशंसनीय थी, बहुत महत्वपूर्ण भी थी। लेकिन आज हम इस एड्स दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच अपने कुछ साथी जो कि हमारे साथी भी हैं और हमारे बीच आज गेस्ट के रूप में आए हैं, तो मैं सबका एक एक करके परिचय करवाना चाहता हूं और बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारे बीच मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के साथी डॉक्टर श्रीमान योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी आपके बीच आए हैं पटना से, और योगेंद्र जी के बारे में मैं बताऊंगा कि मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन अगर आप गूगल करेंगे तो ये लगभग 20 वर्षों से HIV एड्स के जागरूकता के लिए लगातार काम कर रही है और लगातार टेलीफोनिक माध्यम से काउंसलिंग करते हैं युवाओं को कि किस तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें। तो वो हमारे बीच आएंगे, अपनी बात रखेंगे। दूसरे हमारे साथी हैं शैलेंद्र जी बैठे हैं। ये उनकी जो संस्था है उसका नाम है मेधा। आप स्क्रीन पे एक मेधा का लोगो देख रहे होंगे, MEDHA, मेधा। ये मेधा क्या करती है कि आज के आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा होगा 21वीं सदी का स्किल। वैसे तो विस्तार से शैलेंद्र जी जब मंच पे आएंगे तो बताएंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21वीं सदी जिसमें हम आज जी रहे हैं, हमें पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी स्किल्स की नितांत आवश्यकता है। वो स्किल्स क्या है? हम कैसे अपनी बात रखें, जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। क्या हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, हमें इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है या नहीं, हम रेज्यूमे बनाना हम जानते हैं कि नहीं। इस तरीके के छोटे छोटे स्किल आप अपने सब्जेक्ट में महारथी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप किसी कंपनी में जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड बायोडेटा, जब सर आएंगे तो आप लोगों से पूछेंगे, आप अपने आप से पूछिएगा कि रेज्यूमे, बायोडेटा और CV इसमें क्या अंतर होता है। तीनों नाम आपने सुना है, लेकिन तीनों में तो कुछ अंतर होता होगा। तो इस तरीके की 21वीं सदी की जो स्किल्स है, इसका एक कार्यक्रम हमारे कॉलेज में होने वाला है। उसको लेकर शैलेंद्र जी को हमने मतलब रिक्वेस्ट करके निमंत्रण किया कि आप आइए और बच्चों को बताइए। तीसरे हमारे साथी हैं, एक संस्था है YDF, यूथ ड्रीम फाउंडेशन, उसके साथी कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, उनकी पूरी टीम आई है। ये क्या करती है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस देश में सरकारी जितनी स्कॉलरशिप है, इसके बारे में आप लोग को बहुत पता होगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता होगा कि इस देश में अरबों रुपए की प्राइवेट स्कॉलरशिप है। टाटा से लेकर बिरला, वोल्टास से लेकर अंबानी, सारी देश की जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। लेकिन मैं खुद बताऊं कि मुझे नहीं पता है, आपको बेहतर हो सकता है किसी को पता हो, तो वो आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इन प्राइवेट स्कॉलरशिप्स को कैसे अप्लाई करें, कैसे इसका लाभ उठाएं। क्योंकि ये वो वाली बात हो गई कि लोग धन बांट रहे हैं लेकिन आपको लेने का तरीका नहीं पता। तो हमने उनसे आग्रह किया कि आप आइए, हमारे बच्चों को बताइए कि कैसे लिया जाए और कैसे जुड़ा जाए। इनकी पूरी संस्था यही करती है कि देश की सरकारी और प्राइवेट जितनी स्कॉलरशिप्स है उनका लाभ बच्चों को दिलाना, यही काम है इन संस्था का। YDF नाम है, यूथ ड्रीम फाउंडेशन। और हमारे चौथे साथी हमारे बीच आए हुए हैं, एक आलोक सर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नालंदा चैरिटेबल फाउंडेशन। वो बिहार की 12 छोटी छोटी संस्थाओं को फंड करती है, पैसे देती है, ताकि जमीनी स्तर पे वो संस्था, जैसे मान लीजिए मेरी एक संस्था है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पैसे का अभाव है, तो हमारे जैसे लोगों को या आपके जैसे लोगों को, संस्थाओं को उनकी संस्था फंड देती है, पैसे देती है कि आप अच्छा काम करो। तो मैंने उनसे भी आग्रह किया, हमारे बीच बैठे हुए हैं आलोक, तो वो भी आएंगे, बताएंगे जैसे छात्र जो ग्रेजुएशन इनमें कर लिए हैं और किसी संस्था में, किसी NGO में अगर उनको जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो किस तरीके से आप अप्लाई करें, किस तरीके से करें। और एक अंतिम कार्यक्रम जो हमारी तरफ से है वो ये है कि एक छोटा सा क्यूज कंपटीशन हमने रखा है एड्स दिवस की रूपरेखा को देखते हुए। तो ये 4 चीज धीरे धीरे होगी, मैं वक्त नहीं लूंगा क्योंकि एड्स पे तो सर ने बोल ही दिया। और मैं हमारे जितने अतिथि हैं उनका स्वागत मैं करना चाहता हूं प्राचार्य के माध्यम से और अन्य शिक्षकों के माध्यम से।
और मैं आप सबको एक जानकारी भी दूं। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि देखिए होता क्या है ना, कि एक होता है जो हम अपने माता पिता दादा दादी से सीखते आए, और एक होता है हम पढ़ें, जानकारी हमने हासिल किया, लेकिन हम चीज़ों को बदल नहीं रहे। हमने जानकारी हासिल किया लेकिन हम चीज़ों को अच्छाई की तरफ बदल नहीं रहे हैं, तो हमने क्यों हासिल किया? हमने कुछ अच्छाई हासिल की और हम उसको अपने कर्मों में नहीं लाए, तो खुद से पूछिए कि हमने क्यों हासिल किया। तो हमारे प्राचार्य के मार्गदर्शन में हमने इस महाविद्यालय में एक नयापन किया है। वो नयापन ये है कि हमारे बीच कोई भी अतिथि आते हैं तो हम उनका फूल माली से स्वागत नहीं करते हैं, हम उनका स्वागत पुस्तक से करते हैं। और ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, ये एक मैसेज दे रहा हूं। यहाँ बैठे तमाम लोग, आप भी अपने जीवन में जब आगे बढ़ें, ऐसे मंच पे जाएं या जहां मौका मिले, आप इस बात को रखें कि सर फूल पहना देते हैं, हम वापस फूल को गाड़ी में लगा देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन जब हम पुस्तक का आदान प्रदान करेंगे तो माहौल चेंज होगा। और मैं आपको एक निजी बात बताऊं, मैं अपने दोस्तों के बर्थडे पे अब जाता हूं या किसी के रिसेप्शन पे तो किताब देता हूं। मैं अपनी निजी बात बता रहा हूं। और जब मैंने ये शुरुआत की तो लोग हंस रहे थे, ठीक है। जब हंस रहे थे तो मुझे विवेकानंद जी की बात आई। विवेकानंद जी ने कहा और गांधी जी ने भी कहा है, किसी गुरु महागुरु का नाम ले लिया जाए, संदेश मैटर करता। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ नया और कुछ अच्छा करोगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे। तो मैंने कहा वेरी गुड, हंस रहे हैं। उसके बाद वो आपको बुरा भला कहेंगे और लास्ट में वो आपको स्वीकार लेंगे। तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। बट हमने सर को बोला और सर ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो खैर संदेश यही है कि माहौल ऐसे ही बाबू बदलता है। माहौल बदलने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आएगा। यही मोहम्मद अली, यही राकेश, यही सुनील, यही सुदेश, यही अवधेश सर मिलकर माहौल बदलेंगे। इंटेंट होना चाहिए। और जब भी कोई हंसे तो याद कर लीजिएगा कि पहले आप पर वो हंसेंगे, उसके बाद वो आपको बुरा भला भी कहेंगे और अंत में वो आपको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद कहूंगा मैं सर का कि सर ने ये उत्साह दिया, और महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का। मैं हमारे बीच सबसे पहले योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र जी को मैं एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्राचार्य सर इस तोहफे को योगेंद्र सर को दें। ये मैं बता भी दूं आप लोगों को, ये किताब है नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। दूसरी पुस्तक मैं चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह सर आए मंच पे और हमारे साथी शैलेंद्र जी को ये तोहफा गिफ्ट करें। ये किताब डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सर की जैन की जीवनी। कई लोगों ने कहीं ना कहीं रेज्यूमे अपना जमा भी किया होगा। तो जब रेज्यूमे हम जमा करते हैं तो कहाँ से बनवाते हैं? साइबर कैफे पर जाते हैं या किसी कंप्यूटर वाली शॉप पर जाते हैं, उनको बोल देते हैं, वो रेज्यूमे आपका बना के तैयार करके दे देते हैं। लेकिन वो रेज्यूमे कैसा बनाते हैं? आप में से अगर 50 लोग वहां जाएंगे, 50 लोगों का सिर्फ डिटेल चेंज होगी, फॉर्मेट सेम रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए। आप जितने भी लोग बैठे हैं सबका स्किल सेट अलग है, सबका क्रिएटिविटी अलग है। तो रेज्यूमे भी आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि लोगों के सामने अपनी बात रखना, भीड़ के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना। ये आप लोगों में ट्रेनिंग के माध्यम से हम जनरेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और एक स्किल पर हम काम करते हैं जो कि प्रेजेंटेशन स्किल है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन दिया हो? आपने दिया है, आपने दिया है, आपने दिया है। तो 3-4 लोगों ने दिया है और यहाँ पर लगभग 30 के करीब लोग होंगे, लेकिन 4 या 5 लोगों ने ही हाथ उठाया है। तो शायद आप लोगों को या तो मौका नहीं मिला या आपने कभी हिम्मत नहीं की। तो ये ट्रेनिंग आपको वही मौके देती है कि आप स्टेज पर आकर बोलिए, स्टेज पर आकर प्रेजेंटेशन दीजिए और ग्रुप के साथ काम करिए। तो मेजरली हम 4 स्किल्स पर काम करते हैं जो कि 4 C's पर बेस्ड होती है: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी।
इन चारों को मिलाकर हमारे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। उनमें से एक मॉड्यूल है करियर एडवांसमेंट बूट कैंप। इस करियर एडवांसमेंट बूट कैंप में हम 30 घंटे की आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 1 घंटे की डेली ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको रेज्यूमे मेकिंग सिखा दिया जाता है, इसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा दी जाती है, ग्रुप प्रेजेंटेशन हो जाता है और वर्क प्लेस एक्सपोजर का एक इंडस्ट्री एक्सपोजर का एक पूरा सेशन होता है जो लगभग 4 दिन चलता है, जिसमें हम आपको डिफरेंट इंडस्ट्री में किस किस तरह का रिक्वायरमेंट है, आप वहां पर किस तरह से फिट हो सकते हैं और आपका ग्रोथ वहां पर कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर आप लोग जा सकते हैं, ये चीजें आपको करते हैं। और उसी में आपका एक सेशन होता है जिसमें आप अपना 5 इयर्स का प्लान बनाते हैं कि आने वाले 5 सालों में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं उसको, और अगर पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे, उसका स्टेप वाइज प्लान क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी 30 घंटे यानी कि 30 क्लासेस में करियर एडवांसमेंट बूट कैंप में हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बाद ये बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब 75% अटेंडेंस आप लोग की पूरी होती है। तो यहाँ ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होना ही हमारे प्रोग्राम का अंत नहीं होता है। यहाँ से आप लोग की जर्नी शुरू होती है, यानी जैसे ही आप लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप हमारे एलुमनाई बन जाते हैं, मेधा के एलुमनाई बन जाते हैं। और मेधा के एलुमनाई को हम लोग लाइफ टाइम सर्विस देते हैं। सर्विस किस तरह की होती है, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उन एम्प्लॉयर्स के पास जो भी अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जब भी आती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लोग को वर्क प्लेस एक्सपोजर विजिट कराते हैं, उन लोगों के कैंपस में आपको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं या वहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है या वहाँ का कंपनी का कल्चर क्या है, वो आप लोग वहाँ ज्वाइन करने के पहले देख पाते हैं। उसमें हम आप लोग की मदद करते हैं। और हमारी कुछ इवेंट्स होती हैं, जैसे एक हमारी रूबरू ट्रिप है जिसमें हम अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। वो भी एक जर्नी है और एक थीम बेसिस होती है। हर साल अलग अलग थीम पर ऑर्गेनाइज की जाती है। कभी वो एंटरप्रेन्योरशिप पर होती है, कभी वो टेक्नोलॉजी पर होती है, या कभी किसी एग्रीकल्चर या एग्रीप्रेन्योरशिप पर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिक्वायरमेंट हम सर्वे से निकाल पा रहे हैं और उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार की थीम क्या होगी। एक साल में 2 ट्रिप होती हैं। तो एक ट्रिप हमारा हुआ था जो गूगल के ऑफिस में हम लेकर गए थे बैंगलोर में, और अभी एक रिसेंट ट्रिप हुआ है ये असम में हुआ है। वहाँ हम लोग जो थोड़े ट्रैवल में ज़्यादा अपना रोजगार देख रहे हैं या अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए वो ऑर्गेनाइज किया गया था। हर ट्रिप में 30 लोग होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कराते रहते हैं जो अपॉर्चुनिटी सारे एलुमनाई को लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो ओवरऑल ये हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारा एक थोड़ा सा फिल्टर का क्राइटेरिया है। आप लोगों को क्या लगता है अगर इतनी सारी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाए तो कितना उसका कोई फी होगी या कोई चार्ज होगा? अगर होगा तो कितना होगा? कोई भी एक बता सकता है, अंदाजा लगा सकता है? हाँ, फीस नहीं होगा। और अगर होगा तो कितना होगा? 1000 और ठीक है, तो 1000 या 1000 नहीं है और ये फीस भी नहीं है। हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब 2011 में हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो हम लोगों ने 5 कॉलेजेस के साथ मिलकर ये शुरू किया था और वहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के इस प्रोग्राम को डिलीवर कर रहे थे। 3 सालों तक हमने डिलीवर किया और 3 साल के बाद भी इसको डिलीवर किया। लेकिन जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस निकला कि अधिकतर बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उसमें, क्योंकि नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट भी उसमें आ जाते हैं। नॉन इंटरेस्टेड मतलब वो पूरी 30 क्लास ही नहीं करेंगे, 2 क्लास करेंगे, 3 क्लास करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। या अगर क्लास कंप्लीट की तो उनको इंटर्नशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जॉब में नहीं जाना। पहले बोलते हैं कि हमें जाना है लेकिन फिर नहीं जाना है। तो इस तरह के लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए हमने सिर्फ एक टोकन अमाउंट लोगों को चार्ज करते हैं जो कि सिंसियरिटी इंश्योर करने के लिए है। वो 500 होता है। वो 500 हम पर स्टूडेंट एक टोकन अमाउंट की तरह लेते हैं, कंट्रीब्यूशन की तरह लेते हैं, क्योंकि हमारी खुद ऑर्गेनाइजेशन फंडेड है। हम लोग CSR के थ्रू फंड होते हैं, तो हमारे जो भी खर्च होते हैं वो CSR के थ्रू आते हैं। तो उसमें से 90% हम वहां से लेते हैं और 10% ये कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन आप लोगों से जो कंट्रीब्यूशन 500 लेते हैं
उसके बदले में हम आपको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारी ट्रेनिंग और आप लोगों को जो सर्विस देते हैं उसका पर स्टूडेंट का कॉस्ट हमारा लगभग 14,000 रुपये आता है। आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोग एक फील्ड ट्रिप कराते हैं जो कि वर्क प्लेस एक्सपोजर होगा, उसमें जो भी बसेस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो हम ही बियर करते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल होगा पूरे 3 दिन के लिए वो भी हमें बियर करते हैं। तो आप लोग हम अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि बीच में ना उठे। संबंधित वो सारा मेधा लर्निंग फाउंडेशन ही बियर करता है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी खर्च नहीं करना होता है। तो बस यही प्रोग्राम है, इसकी डिटेल और भी अभी पूरी टीम के साथ हम लोग विजिट करेंगे, तब आप लोगों को क्लास के अंदर बताया जाएगा, पूरा प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि किस तरह की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसकी वो भी बताई जाएंगी कि कितने सेशन होंगे, उन सेशन में क्या क्या कराया जाएगा। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी है। एंड जो भी उपस्थित गणमान्य यहाँ पे है, मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? मेरा नाम कृष्णा है और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। जैसा कि अली भाई ने बताया कि मैं जिस संस्था के लिए काम कर रहा हूँ उसका नाम है यूथ ड्रीमर्स फाउंडेशन। ये संस्था स्पेशली छात्रवृत्ति पे काम करती है, स्कॉलरशिप पे। आई थिंक आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि सरकारी संस्थाओं का सरकारी स्कॉलरशिप का नाम जानते होंगे जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की चलती है, इसके अलावा EMS पे SC ST OBC वाली स्कॉलरशिप भी चल रही है। इसके अलावे भी हमारे देश में बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही है, बट जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। इवन जब तक मैं नहीं काम कर रहा था मुझे भी नहीं पता था। एंड ये स्कॉलरशिप की खासियत ये है कि ये कास्ट बेसिस पे नहीं होती है, या तो ये मेरिट बेस्ड होंगी या बीम बेस्ड होंगी। तो अगर मुझे पता होता तो मैं भी इसकी लाभ लेता, बट मैं नहीं ले पाया। मैं भी शायद जो करना चाहता था अपने एजुकेशन में वो नहीं कर पाया, कुछ दूसरा ही किया मैंने। एंड मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों ने भी कितना चेंज किया है अपने एजुकेशन को लेकर, कि आप जब पहली से 5वीं में थे तब क्या बनने का थॉट था, 5वीं से 10वीं में गए तब क्या था, 12th कर रहे हैं या किया है तब क्या था, एंड यूजी कैसे कोर्सेज आपने चुने हैं, ये आप सब अपने आप से सोचिएगा कि क्या है। बट डेफिनेटली मैंने चेंज किया है। तो इसी अंतर्गत जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था तो ये संस्था बिहार में काम करने आई 2015 में। मुझे लगा कि काम करना चाहिए क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है सरकारी स्कॉलरशिप के अलावा प्राइवेट जो भी चल रही है स्कीम। तो मैं एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा कि लगभग 1000 स्कीम चल रही है पूरे इंडिया में, एंड 2000 करोड़ रुपए हर साल अलॉट होते हैं। बट लगभग 70% अमाउंट वापस हो जाता है, 30% ही हम अवेल कर पाते हैं क्योंकि जानकारी ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि अप्लाई भी कैसे करना है, या हो रहा है तो उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है। मल्टीपल्स उसके स्टेजेस होते हैं, हम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि जो हमने देखा है अपने सरकारी स्कॉलरशिप के अंतर्गत कि एक बार हमने एप्लीकेशन कहीं जाके करवाया, उसके बाद हम छोड़ देते हैं उसको। डिफरेंट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, इंस्टीट्यूट पे एंड स्टेट पे वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो स्कीम आपको अलॉट होती है, अमाउंट मिलता है जो कि आपके एजुकेशन के लिए होता है। और आपके बुक और ये चार्जेस उसमें नहीं होते हैं, जो भी आपका कॉलेज फी वगैरह होता है वो गवर्नमेंट वाले में वेयर किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट वाली स्कॉलरशिप्स हैं, न कि वो आपका पूरा एजुकेशन कवर करती हैं, इसके अलावा जैसे कि शैलेंद्र बता रहे थे कि स्किल वाली ट्रेनिंग, तो वो भी करवाती हैं। आपको जो जरूरत है वैसे भी ट्रेनिंग्स करवाएंगी, टाइम टू टाइम आपकी मेंटरिंग करेंगी एंड आपको प्रिपेयर करेंगे, स्किलफुल करेंगे कि आप जब अपने एजुकेशन पूरा कीजिए, आप जहां भी जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। इसी अंतर्गत हम लोगों ने एक अपनी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है जिसका नाम है वीना उपेंद्र स्कॉलरशिप। ये स्पेशली बिहार के स्टूडेंट के लिए चलाया गया है और इस स्कॉलरशिप को हम ही लोगों ने डिजाइन किया है, देखते हुए बिहार के लिए कि किन बच्चों को हेल्प किया जा सकता है या हमारे बिहार में कैसे बच्चे होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं इसी स्कीम के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं या हम अपना हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे और पोस्टर लगा देंगे, उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं क्योंकि सारी स्कीमों के बारे में न तो मेरे पास बताने का टाइम है और ना आपके पास समझने का। तो जो जिस मकसद से मैं आया हूँ उसको पहले पूरा कर लेता हूँ कि वो स्कीम है जो लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं बिहार के, अगर वो निवासी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर जब आप 12वीं का एग्जाम देते हैं
जैसे ही आप एग्जाम देंगे तब आपको टेंशन होता है कि मुझे कहीं एडमिशन लेना है, एंड तब पैसे की जरूरत होती है। वो टाइम होता है जब आप चेंज करते हैं कि मेरे घर में पैसा है कि नहीं, मेरे पास है कि नहीं कि मैं ये एजुकेशन पूरा कर सकूं। तो उसी टाइम हम सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर आप देखिएगा, इस स्कॉलरशिप की खासियत ये है कि इंडिया में मोस्ट जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही हैं वो है कि जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको पैसे दिए जाते हैं तब। और हमें ऐसा लगा, एक सर्वे हमने किया बिहार में, हमें ये समझ में आया कि जब लोग एडमिशन ले लेते हैं तब स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत ये है कि तब तक जो स्ट्रीम होता है चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स का। लगभग हम लोग 400 बच्चों के साथ हमने ये सर्वे किया कि आपको अगर आपके एजुकेशन में एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप दी जाए और बाद में दी जाए तो क्या इफेक्ट है। तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि पहले मिलना चाहिए, क्योंकि हम तब तक डिसाइड कर लेते हैं कि शायद 12वीं के बाद किसी को इंजीनियरिंग करना है और उसके घर की वैसी कंडीशन ही नहीं है कि पैसे दे पाए, तो उसे चुनना है दूसरा कोर्स उसके अल्टरनेट पे। तो हम लोगों ने इसी को ध्यान में रखा और थोड़ा सा बदलाव किया इस स्कीम में कि अब जब आप 12वीं में पढ़ रहे हैं देन एप्लीकेशन कर दें, जैसे ही सिलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा आपका, आप तय करेंगे कि एडमिशन आपको कहाँ लेना है। हम आपको फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, न सिर्फ फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे बल्कि अगर आपको कैरियर काउंसलिंग के तौर पे मेंटरिंग भी चाहिए वो सपोर्ट भी करेंगे कि अगर आप ये कोर्स चुन रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि इस तरीके से अश्विनी सर बता रहे थे कि कैसे भेदभाव होता है HIV पेशेंट के साथ, तो एज ए प्रैक्टिशनर जब डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने वो महसूस किया और उन्होंने ये भी देखा कि इनकी कोई बात नहीं सुनता है और एक किससे बात करें। तो ख्याल आया कि क्यों ना हम इस तरीके का कोई एक सिस्टम डेवलप करें जिसमें जैसे अभी मैं अगर आपके सामने से बात करता हूँ तो हो सकता है बहुत सारे आपके मन में सवाल हों, शायद आप मुझसे न पूछ पाएं, लेकिन अगर वहीं एक टेलीफोन आ जाए और कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहा है, वर्चुअली आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे खुल के बात कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से टेलीफोन के, तो भारत में इस तरीके का पहला सेटअप किया गया। HIV में आप कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, बट HIV में पहला ऐसा भारत में सेटअप किया गया कि टेलीफोन के माध्यम से आप काउंसलिंग ले सकते हैं। तो उसी के उद्देश्य से 2005 में पुणे महाराष्ट्र में एक काउंसलर और एक लाइन, टेलीफोन लाइन के माध्यम से शुरू किया गया। आज हमारे पास बिहार में और पुणे में मिला के कुल 30 लोगों की टीम है, जिसमें बिहार में केवल हम लोग 20 लोग हैं। एक्सपर्ट काउंसलर हैं, मेरे बाद मेरे दो साथी हैं काउंसलर, वो भी आए हैं, तो मैं भी बुलाऊंगा, वो आपको काउंसलिंग की बातें बताएंगे कि काउंसलिंग होती कैसे है। क्योंकि मैं काउंसलिंग नहीं करता हूं, मैं प्रोग्राम देखता हूं, काउंसलिंग वो बताएंगे कैसे करते हैं। तो उस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। 4 तरीके की डिजीज है, HIV है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, STD है। इन चारों जो डिजीज है आपस में इंटर रिलेटेड है। चारों कोर्स मतलब 4 डिजीज है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनका अंतर संबंध है और उसके वजह से जो अगर HIV है तो HIV पेशेंट को सबसे पहले जो पकड़ता है वो TB पकड़ता है। TB के बारे में आपको जानकारी होगा, TB का रेशियो ऐसे है कि भारत में हर 1000 में से 100 में से मतलब हम सब में से कई सारे लोगों में TB का वायरस है, बट वो सोया हुआ है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है। इसलिए जो ही आपका इम्यूनिटी, और HIV का वायरस क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे कमजोर करता है, पहला रोग वो पकड़ता है। और चूंकि जिस तरीके से ब्लड से सेक्सुअल एक्टिविटी से HIV फैलता है, तो STD जो है कहीं ना कहीं वो भी फैलने का खतरा होता है। तो चारों ये जो डिजीज है आपस में अंतर संबंध है। हम लोग टेलीफोन के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं प्रतिदिन। अभी बिहार में पटना में हमारा सेंटर है, पूरे बिहार से कॉल आता है, लगभग 150 प्लस कॉल आते हैं प्रतिदिन। अभी तक हम लोग पिछले 15 सालों में लगभग 3.5 लाख प्लस कॉल आ चुके हैं, लोगों को काउंसलिंग कर चुके हैं। अभी अश्विनी सर एक एज ग्रुप बता रहे थे कि एक एज ग्रुप है 25 से 35 वाला, 20 से 35 वाला, जिसमें सबसे ज्यादा है। तो अभी इंटरेस्टिंग सर ये है कि अभी मैं पिछले 3 साल का डेटा अभी 3-4 दिन पहले देख रहा था, उसमें से 36% 25 साल से 40 साल के एज ग्रुप में 36% लोग, मतलब कुल समझिए कि अगर 90,000 कॉल हैं तो 90,000 में से 36% कॉल हैं जो वो आपको 25 से 40 साल में है। तो ऐसे कॉल आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव कॉल है। तो एक बड़ा है। दूसरा कॉल है, जब हम हेल्पलाइन शुरू किए थे उस समय केवल 3%, अगर 100 है तो 100 में से केवल 3 लोग, केवल 3% कॉल ही थे जो कि फीमेल के आते थे। अभी वो हमारा गया है 35%, 34 पॉइंट कुछ है प्रतिशत कॉल फीमेल के आ रहे हैं।
तो इसी ये समझ आ रहा है कि पिछले 15 सालों में बिहार में कहीं ना कहीं केसेस बढ़े हैं, फीमेल में भी बढ़े हैं, मेल में भी बढ़े हैं। और या तो ये भी हो सकता है कि लोग जागरूक हुए हैं, अवेयर हुए हैं, तो लोग कॉल करना शुरू किए हैं। दोनों कंडीशन है। दूसरी बड़ी चीज है कि हम HIV पेशेंट का कोई भी चूंकि जो ऐसा लॉ है, कानून है, जिसके तहत उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी पहचान नहीं बता सकते किसी को भी, तो उससे गोपनीय तरीके से कॉलिंग होती है हमारे पास। और प्रतिदिन 9:30 से 5:30 का हेल्पलाइन सेंटर है, उसमें कॉल और आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड काल में जब कोविड का टाइम चल रहा था तो कोविड रिलेटेड बहुत सारे कॉल आते हैं। और चूंकि जो काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करते करते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि एक लेवल जाके काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी है जो काउंसलर हमारे आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोग एकदम ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, या अब मैं कैसे अपना जीवन जीऊंगा। तो वहां पे काउंसलिंग का महत्व कितना है। और काउंसलिंग हर सेक्टर में है, आपको हेल्थ में काउंसलिंग है, एजुकेशन में काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है। बट यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम कॉल के माध्यम से, हेल्पलाइन के माध्यम से एक जिंदगी को बचाते हैं। अगर हमने एक साल में 10-20 लोगों की जिंदगी को भी बचा लिया तो हमें लगता है कि शायद हमारा होना बिहार में जरूरी है। और मैं एकदम हेल्थ बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड का हूँ। 10 साल मैंने शिक्षा में ही काम किया है और 2 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ। बिहार में इससे पहले मैं नहीं था और डिग्री वगैरह भी मैंने मतलब है पढ़ाई किया हूँ। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद इस सेक्टर में ज़्यादा मजा आता है। तो मैं भी जब आप लोगों के एज ग्रुप में था तो सोचता था कि क्यों ना मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। केवल मुझे लगता है कि अभी तक पूरे अपने 10-15 सालों में जब भी एजुकेशन खत्म किया, एक एग्जाम दिया हूँ गवर्नमेंट का, अभी का, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई फॉर्म भरा। मुझे लगा कि मैं जो चाहता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि राहुल, हमारे सीनियर काउंसलर हैं राहुल, आए आप और मतलब एक तो कुछ केस स्टडी बताएं कि किस तरीके से कॉल आते हैं, क्या होता है, और दूसरा बताएं कि काउंसलिंग कैसे करते हो, क्या पैरामीटर होते हैं काउंसलिंग के और किन बातों का आप लोग ध्यान रखते हैं। सर ने कहा कि हम लोग पटना से आए हैं। जो हमारा वहाँ पे हेल्पलाइन, उसका नाम है संवाद हेल्पलाइन। मैं वहाँ पे लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ एज ए काउंसलर। हम लोग वहाँ पे हर रोज़ कम से कम 150 कॉल्स लेते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो लास्ट 1 साल में हम लोगों ने पूरे हेल्पलाइन में लगभग कॉल लिए हैं 30,000 के आसपास। जो कॉल्स वहाँ पे आते हैं, लोग पूछते हैं कैसे होता है HIV, कैसे होता है हेपेटाइटिस B, कैसे होता है गुप्त रोग, तो उनको हम वहाँ पे ये बोलते हैं। और फिर कि किसी को हुआ है HIV तो वो क्या करेंगे, वो कहाँ दवाई लेंगे, कहाँ वो कैसे बात करेंगे, उनको डर है, उनको भय है, सर हम कहीं मर गए तो, कुछ हो गया तो इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। देन ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कॉल करते हैं, जो बोलते हैं सर मुझे HIV हो गया है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या। तो वहाँ उनसे बात करना होता है हमें कि अभी उनका लाइफ खत्म नहीं हुआ है, उनको HIV हुआ है तो कैसे अपने आप को शांत रखेंगे, उनको क्या करना है आगे। लाइक अभी वो कहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, उनको दवाई कैसे मिलेगी, दवाई मुफ्त मिलती है, दोस्तों दवाई खाना कैसे है, फिर वो खाने में क्या खाएंगे, और सबसे मेन बात उनका सेक्सुअल लाइफ जो होता है। क्योंकि वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि अभी हमें HIV हो गया है तो वाइफ हमारी कहीं उनको हो गया तो, बच्चे हैं उनको हो गया तो कैसे उनको सेफ रखना है। तो इस बारे में एक कंप्लीट जानकारी हमारे पास है जो उनका लोग हमें बोलते हैं कॉल। देन कहीं पे ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो बात करते हैं TB पे, गुप्त रोग पे, फिर कोरोना पे, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के बारे में। तो ये पूरा हमारा एक सेटअप वहाँ पे है कॉलिंग का। बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, लक्षण क्या होता है, टेस्ट कहाँ लोग करवाएंगे, कौन से केंद्र है जांच के लिए, तो हम लोग वहाँ पे ये बातचीत करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा है, आपको मिल जाएगा 06122575757। आप लोग कॉल करिए, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 में हेल्पलाइन चलता है हमारा। आप वहाँ पे कॉल करिए, बात करिए, और जो आप लोगों को होता है फिर जो क्वेश्चन है मन में आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। जैसे हमारा एक कॉल था, एक महिला वो कॉल कर रही है भागलपुर बिहार से। वो कहती है कि सर मैं 20 साल की महिला हूँ और मुझे HIV अभी नया नया मालूम चला है। आगे बात हुई तो कहते हैं सर मेरे पति काम करते हैं बेंगलोर में, वो एक मजदूर है।
कहती है कि सर मुझे HIV हो गया है, अभी नया नया शादी मेरी हुई है, अभी करीब 8 महीने पहले, और घर के लोग कहते हैं कि अब चाहिए बच्चा हमें आपसे। तो प्रॉब्लम ये है, उनको डर ये है, सर पति को HIV हो गया है, मुझे हो गया है, अब जो बच्चा आएगा क्या उसको भी होगा HIV, और आगे लाइफ कैसे से हमारी चलेगी। तो उस समय में बात किया, उनका बहुत डर था कि सर सास क्या बोलेगी, किसी को पता नहीं है कि HIV हमें हुआ है, कैसे हुआ है, हमने कहाँ क्या किया नहीं किया, क्योंकि टैबू है पीछे कि लोग कुछ किए होंगे लाइफ में। तो वहाँ पर उनसे बात हुई, और उन्होंने फिर बात करा अपने हस्बैंड से भी एट द सेम टाइम। उनसे बात हुई, काफ़ी वो रोए हमारे पास कॉल पे कि सर लाइफ ख़राब हो गया है, काफ़ी कम हमारी एज है, बहुत छोटे उम्र हैं हम लोग, खुद बच्चे हैं, बच्चा कैसे होगा, कितने बच्चे हो पाएंगे, हम लोग कब तक आपस में साथ रह पाएंगे, संबंध कर पाएंगे। उनसे ये बातें हुई। देन जब बहुत उनका डर क्लियर हुआ तो उन्होंने कहा कि सर काफ़ी हमें खुशी हुई बात करके आपसे, हम लोग फिर से बात करेंगे। और ऐसा हुआ कि सेम डे, कल ही शाम को उनकी सास कॉल की थी। काफ़ी डर उनको था पहले, सर बेटा है पॉजिटिव हो गया है, बहू है पॉजिटिव हो गई है, तो अब क्या उनका लाइफ आगे रह पाएगा। उनको एक ही बेटा है, एक ही बहू है उनको, तो कितना वो आगे जी पाएगा। तो ऐसे कॉल्स आते हैं हमारे पास, हर डे आते हैं। तो हम लोग इन कॉल को लेते हैं, काफ़ी हमको बहुत परेशान करना होता है अपनी लाइफ में कि हमें बात करना, उस कॉल पर उनको समझाना है। तो ऐसा ही बहुत कॉल आता है हमारे पास, हेल्पलाइन पूरा ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बिहार से भी आते हैं। की संख्या बढ़ी है और हमारे बीच नए साथी आए हैं। उन साथियों को मैं इस मंच से स्वागत करना चाहता हूं, और मैं एक एक कर नाम लेकर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे बीच दो तीन साथी जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो भी आई हुई हैं, वो फिर हमारे बीच आएंगी। अर्चना जी हमारे पाली विषय में है, अर्चना कुमारी जी करण जी जी, तो उनका बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय में। जी हाँ, पाली की एक और मैम है डॉक्टर मंजू कुमारी। तो जी जी, तो मैं क्षमा के साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि इतनी व्यस्तता कॉलेज में सब लोग एक दूसरे अपने अपने कामों में उलझे हुए थे। तो इस कार्यक्रम के बाद मैं प्राचार्य सर से आग्रह भी करूँगा कि हमारे और अभी प्लेस हुआ है, अहमद अली साहब हैं, अर्चना मैम हैं, रेखा जी हैं, और हमारे जो अश्वनी बाबू हैं, ये हमेशा अब कल स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था बाढ़ में, खेलकूद का था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे महाविद्यालय की बच्ची ने 2nd स्थान लाया, और यहाँ से हमारे माननीय कुलपति ने उनको अपने हाथों से पुरस्कार दिया। तो सवेरे पहुँच गए। और फिर आज कार्यक्रम है, आए दिन दो चार दिन पहले भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारी ड्यूटी मैम को पता नहीं चला कि छुट्टी पर थी, तो वो बताए कि मुझे पता होना चाहिए। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और ये सब नेट के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ना पढ़ाना ये अलग चीज है, कि ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है जो कि उसके अतिरिक्त है, उससे हटकर है। इसमें सब लोग की भागीदारी बहुत अच्छी है, और हमारे महाविद्यालय के सारे कर्मी इसमें हम लोगों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में इस तरह का हमारे छात्रों के बीच नया स्किल डेवलप हो, और इस तरह के कार्यक्रम हो, हमें जागरूकता मिले, चाहे किसी भी क्षेत्र में, HIV हो, फलना हो, चिल्ला हो, स्पोर्ट्स हो, खेलकूद हो। और लेकिन बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई होना शुरू है। बीच में कोरोना के कारण 2 साल तक हम लोग डिस्टर्ब थे। हमारे यहाँ आप शिक्षक भी आ गए हैं, और संयोग से आप लोग जो नए सेशन में छात्र हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका 75% अटेंडेंस एकदम मस्ट है। जिसका 75% अटेंडेंस नहीं होगा उसका फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा, उसको प्रैक्टिकल में हम लोग शामिल नहीं होने देंगे, उसका परिचय नहीं दे पाएंगे हम। इसीलिए आप लोग आइए, पढ़ाई लिखाई का वातावरण बन रहा है, उसमें आप लोग आइए। अब कोई दिक्कत होती है तो आप टीचर से मिलिए, हमारे स्टाफ से मिलिए, और आप लोगों की परेशानी दूर होगी। पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ाइए, और महाविद्यालय में जो एक वातावरण है, एक नया वातावरण, उसको उठाइए। ईमानदार बहुत बोल्ड है, बहुत मेहनती हैं, बहुत जुझारू हैं। और जब हमको कल कंट्रोलर साहब फोन किए थे, मैडम हमसे बात की थी कि अच्छा आपके यहाँ जो हिस्ट्री में है, जो मैडम कैसी है, हम लोग तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसी है, मतलब चलने फिरने, व्यवहार, बात विचार। तो बोले कि नहीं है कैसी। बोले देखिए वो है लाचार थोड़ी,
लेकिन पढ़ाई लिखाई इस सब मामले में बहुत अच्छे, व्यवहार बहुत अच्छा है। तो लेकिन हमारी एक परिवार में नकली है, उनको उनके अंडर में हम ये रिसर्च स्कॉलर में PhD वाला उसमें अंदाजा कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा सर। वो पढ़ने पढ़ाने वाली है, बहुत विगत कुछ महीनों से माह से विभिन्न तरह का कार्यक्रम हो रहा है। एक तो सामाजिक है, एक भावनात्मक है, एक हमारा सेवा है भाव, हम सेवा के भाव से काम करते हैं। और एक मेरा फर्ज है क्योंकि हम जहाँ हैं तो इस तरह का कार्यक्रम हमारे NSS, रेड विजन क्लब और IPC द्वारा कई कार्यक्रम होते रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जोगेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई और कृष्णा जी और जो भी यहाँ पर हमारे बाहर से अतिथि से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर मंच पर मंचासीन हैं हमारे गुरुजन, मतलब शिक्षकगण और सामाजिक हमारे बीच में सामाजिक कहिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता कहिए या सेवा भावना से काम करने वाले आज के युग के आज के गांधी, हम लोग के गार्जियन गांधी जी और उपस्थित हमारे महाविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं और हमारे महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं और जिनका भी सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि HIV क्या है, अश्विनी बाबू बोले, उसके बाद शैलेंद्र जी बोले, योगेंद्र जी बोले, कृष्णा जी बोले, उनका एक्सपर्ट लोग बताया कि हम लोग क्या काम करते हैं। कोई लोग पीड़ित है कि क्या हमको ऐसा हो गया है तो आगे क्या होगा। हम जैसा कभी बता रहे थे कि इस क्षेत्र में आप कुछ दवा या फिर उसका ट्रीटमेंट भी ये करते हैं, नहीं सर, ये बहुत महंगा इसका ट्रीटमेंट है। इनकी दवा हम लोग रोज नहीं खा सकते हैं, बहुत महंगी दवा है। तो हम लोग सिर्फ उसको बताते हैं कि आपको क्या करना है और वो जो बेचैन है हम लोग चाहते हैं कि शांति हो रहे और दवा खाएं और जहाँ तक है कि उसका हल हो, उसका समाधान हो, उनको लाभ मिले उनका, हम लोग यही काम करते हैं। बताते हैं कि आपको कैसे बच के रहना है। जो लोग को है कि आगे क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा भी लोग है बहुत कि है कि ऐसा हम करने जा रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है बुरा उसका इफेक्ट हो। तो ये लोग बताते हैं कि उसका तो दवा मुफ्त है, दवा भी मुफ्त मिलती है, ट्रीटमेंट भी मुफ्त है सरकारी सारे अस्पताल में। ये तो है। इसके बाद भी हम लोग बताते हैं लोगों को समय समय पर आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, गलत चीज़ों से बचना है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, सामाजिक काम है। उसके बाद जो नए 21वीं सदी में जो स्किल के बारे में बातचीत की है, जैसे कि हम पढ़ते लिखते जरूर हैं लेकिन हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार के अवसर कम है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कि आप अपने में कैसा स्किल डेवलप करें, ऐसी आप में आपका एक ऐसा जैसे कि अच्छाइयों को जमा करके उनको ऐसा ढालें अपने व्यक्तित्व पर कि खुद को आप रोजगार देने के लायक हो जाए या कुछ करने के लायक हो जाए। बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं अश्विनी बाबू, मोहम्मद अली साहब ना व्यक्तित्व तैयार होगा तो फिर हमारा देश राष्ट्र जो आगे बढ़ेगा। अगर आप अच्छे करेंगे, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो शिक्षित बिहार, हरा भरा बिहार, विकसित बिहार, संपन्न बिहार, मजबूत बिहार का निर्माण होगा, मजबूत देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। इन्हीं संदेश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम अनवरत होते रहें। इसके लिए कोई कमी नहीं है, न फंड की कमी है, न कोई चीज कमी है। विश्वविद्यालय से, राजभवन से आदेश भी है इस तरह का कार्यक्रम आपके महाविद्यालय में होना चाहिए। जैसा कि हमारे अतिथि लोग अभी बताए, मोहम्मद साहब ने बताया कि हमारा बैनर लगा रहेगा। आप लोग को जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन जोगेंद्र भाई बता रहे, शैलेंद्र भाई बता रहे थे कि 1 महीने का उसका है, जो स्किल नया स्किल डेवलप करेगा वो नौकरी भी देने का काम करेगा और उसका फी है 500 रुपये। ये अतिरिक्त है, पढ़ाई के अलावा वो अतिरिक्त अपना प्रशिक्षण देंगे, उसके लिए 500 रुपया लेंगे। आपको 30 दिन का पढ़ाई कराएंगे, आपको टूर देंगे, आपको अच्छा अच्छा जगह ले जाएंगे, आपको बताएंगे, आपके नया स्किल डेवलपमेंट हो, डेवलप करेगा और आपको आगे एक नया वातावरण, नया अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। उसमें भी वो मदद करेंगे, वो खुद भेजेंगे आपको। इस सब चीज़ों का जितने यूनिट है हमारे यहाँ अभी बढ़ रहे हैं, बन रहा है, नया नया वातावरण तैयार हो रहा है, उसका आप लोग लाभ लीजिए। और ऐसे कार्यक्रम में जो बच्चे भाग जाते हैं उसको नहीं रहना चाहिए, आपको इसका लाभ लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में रुचि लीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
महोदय का, जिन्होंने इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके इन फाउंडेशन को आपके बीच में, इनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको आपके बीच में ला करके इन्होंने आप युवाओं तक इस कार्यक्रम को रखा, इसकी जानकारी दी। अपने कॉलेज के ही सीनियर प्रोफेसर अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश सर को मैं धन्यवाद दूंगी कि बहुमूल्य समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर श्याम सुंदर सर ये दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, इनका भी धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो फाउंडेशन, जो मुक्त फाउंडेशन है या और भी फाउंडेशन जो यूथ ड्रीमर्स फाउंडेशन है, तो मुझे जैसा कि बताया गया है कि युवाओं को आज के समय के हिसाब से उनमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या वैसी उनमें खूबियां चाहिए, उनके व्यक्तित्व में क्या ऐसी विशेषताएं चाहिए बात मत कीजिए पीछे, जिससे कि वो विशेष दिखें और कहीं भी किसी भी एरिया में जाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, या जहां उनकी रुचि हो, जहां उनकी इच्छा हो, उस हर एक क्षेत्र में उनका चयन हो।